नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार यानी 11 साल बाद संघ मुख्यालय पहुंचे और उनके इस दौरे का बीजेपी के भीतर क्या मैसेज है, इंटरनल चर्चाएं क्या चल रही हैं, संघ के 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, तो पीएम ने वहां जाकर संघ के कार्य और योगदान पर जो कहा, देखिए वो तो स्वाभाविक है, लेकिन जो राजनीति को गरमा रहा है वो है संजय राउत का बयान। संजय राउत ने कहा कि पीएम अपने उत्तराधिकारी के बारे में डिस्कस करने के लिए संघ मुख्यालय गए। 75 साल पर सक्रिय राजनीति से मार्गदर्शक मंडल भेज देने की जो रवायत पीएम मोदी के सत्ता संभालने के साथ बीजेपी के भीतर शुरू हुई, क्या अब पीएम खुद उस नियम को फॉलो करेंगे? और संजय राउत के बयान के बाद सवाल यह भी उठता है कि क्या संजय राउत के बयान ने बीजेपी के भीतर की बेचैनी और हलचल को हवा दे दी है लीडरशिप को लेकर, जो यूं तो अनुशासन के दायरे में सार्वजनिक बहस में दिखाई नहीं देती, मुंह सिले रहते हैं, बयानों में भी एक डेकोरम दिखाई देता है, लेकिन नेक्स्ट इन लाइन कौन है? और पॉलिटिकल एम्बिशन रखने वालों के लिए यह सोचना गलत भी नहीं। योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल में एक पॉडकास्ट में पीएम बनने के सवाल पर यह कहा कि राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं और केंद्रीय नेतृत्व से कोई मतभेद नहीं। तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हमारी यह परंपरा नहीं कि पिता के जीवित रहते हुए उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पर बात करें। अमित शाह भी पहले कह चुके हैं कि पीएम मोदी पर 75 साल का नियम लागू नहीं होता। लेकिन सवाल तो फिर यह है कि आरएसएस भी क्या यही सोचता है? और अगर नहीं तो अपना उत्तराधिकारी क्या पीएम मोदी खुद चुनेंगे? आरएसएस का क्या रोल होगा? और यह फैसला भारत की राजनीति की दिशा कैसे और किस हद तक बदलेगा? और इस विषय पर डिबेट के लिए आज हमारे साथ पैनल में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से आलोक वत्स जी हैं, कांग्रेस पार्टी से सुजाता पॉल जी हमारे साथ आ गई हैं, शिवसेना यूबीडी से किशोर तिवारी जी आज पैनल में जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेखक, आरएसएस मामलों के जानकार रतन शारदा जी आज इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पर किशोर तिवारी जी आपके साथ करना चाहूंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जिस तरह का स्टेटमेंट संजय राउत जी ने दिया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, संजय राउत जी के पास ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, ऐसा कौन सा सिस्टम है उनके पास इंफॉर्मेशन का कि उन्हें पता है कि आरएसएस मुख्यालय में मोदी जी के बीच और आरएसएस प्रशासन के बीच क्या बातचीत हुई है, रिटायरमेंट पर चर्चा हुई है? जो खबर पत्रकारों के पास नहीं है वो खबर संजय राउत जी के पास कहां से पहुंच जाती है? मीनाक्षी जी, उन्होंने कयास लगाया कि भाई नागपुर में ये बात चल रही है कि उत्तराधिकारी तो चुनना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, गोविंदाचार्य जी, ऐसे भाई कई लोगों को उन्होंने मार्गदर्शन मंडल में भेजा। तो अब वो 75 साल पूरे कर रहे हैं तो वो भी रिटायरमेंट लेंगे, तो उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया होगा। वैसे संघ मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ, क्योंकि मैं आरएसएस से बहुत दिनों तक जुड़ा रहा और अभी मैं आरएसएस से स्वयंसेवक की हूँ। तो एक जो कार्य पद्धति अपनाई मोदी शाह जी ने, उससे बहुत लोग नाराज है, और ऐसी कार्य पद्धति आरएसएस को कभी भी नागवार गुजरेगी नहीं। कौन नाराज और ये है? सब कहीं किसी ने कुछ बोला तो है नहीं, कहीं कोई स्टेटमेंट, कौन नाराज है? भैया जी जोशी कह रहे हैं कि औरंगजेब कोई मसला नहीं है, और मोहन भागवत जी महीने में एक बार तो अभी उनको सिखा ही रहे हैं। तो मोदी जी जिस प्रकार के एजेंडा को रन करना चाहते हैं वो सब गलत है। मैं अभी बता रहा हूं, नाराजगी बहुत ज्यादा है। नड्डा जी का कई जगह अध्यक्ष चुना नहीं जाना 8 महीने से, ये क्या चल रहा है? ऊपर से अभी भी 7 राज्यों के चुनाव होना बाकी है। मैं बता रहा हूं कि जैसे संजय जोशी की री एंट्री थी, उस पर भी ये किया है। देखो 11 साल के बाद इनको समय मिला और ऊंट पहाड़ के नीचे उतरा और उसने अपनी चरण यहाँ लगाए। इसके पहले वो नागपुर कितने बार आए, लेकिन उन्होंने किसी से बात करने की जरूरत नहीं समझी। जब एनडीए 1 था और एनडीए 2 ये तो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव हो सकता है ना सर, वो कब जाना चाहे कब ना जाना चाहे, ये कोई उनकी संवैधानिक ड्यूटी तो है नहीं कि उनको आरएसएस दफ्तर जाना ही है।
और अगर ठीक है नहीं गए 11 साल में अब चले गए, तो मतलब इसमें शिवसेना यूबीटी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है, संजय राउत को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? नहीं, हमारे को कोई परेशानी नहीं है। हाँ, हमने बोला कि भाई अब मोदी जी रिटायर हो रहे हैं, तो मोदी जी के जो पर्याय आएगा वो देश में विकास की नई गंगा बहाएगा ठीक है। और आलोक आरएसएस बस से जी, नजदीक ठीक आएगा। है सर। तो किशोर तिवारी तो बड़े खुलकर कह रहे हैं, देखिए ऐसा लग रहा है कि उनको फिलहाल अपनी शिवसेना से ज्यादा चिंता बीजेपी की है कि बीजेपी में आगे उत्तराधिकारी कौन होगा, कमान कौन संभालेगा। लेकिन टाइमिंग इंटरेस्टिंग है, बीजेपी किस तरह से देख रही है इस स्टेटमेंट को। और ऐसा नहीं है कि संजय राउत ही पहले शख्स हैं जिन्होंने ऐसा कहा हो, इससे पहले विपक्ष के कई और नेता ये सवाल उठा चुके हैं। 75 साल का नियम पीएम मोदी और उनकी लीडरशिप पर लागू होगा या नहीं होगा? संजय राउत एक ऐसे नेता हैं जो समय समय पर कुछ बोलकर अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाते रहते हैं, चीप पॉपुलैरिटी में कहूंगा। तो उनको चिंता होनी चाहिए कि उनके दल से लोग खिसक खिसक के कहां चले गए और कहां जा रहे हैं। तो वो ज्यादा टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं कि बीजेपी में क्या होने वाला है, बीजेपी का अगला भविष्य क्या होगा। अरे उनको ये पता होना चाहिए कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का अंबार है। चाहिए एक तो मिलते हैं 10। हम तो तय कर लेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अगर उसकी जब वक्त आएगा या उसकी जब जरूरत समझेंगे। लेकिन आज की डेट में जिस मोदी को देश जानता है, 11 साल से अनवरत 18 घंटे राष्ट्र को आगे बढ़ाने में निरंतर लगे हुए हैं, तो 40 साल और 50 साल का नौजवान उनके सामने में नहीं टिकेगा। अगर स्टेमिना की बात की जाए, वर्किंग स्टेमिना की, नहीं तो आडवाणी जी क्या कम काबिल थे जब वो अपनी एज में थे, जिस समय उन्हें मार्गदर्शक मंडल पर भेजा गया? मुरली मनोहर जोशी जी क्या कम काबिल थे? क्या वो उस समय इस तरह की लीडरशिप नहीं रखते थे? इस लीडरशिप का तत्व क्या उनके भीतर नहीं था जिसका जिक्र आज आप प्राइम मिनिस्टर के लिए कर रहे हैं? अगर लोग समझेंगे, अगर हमारे वैचारिक संगठन समझेगा, तो ये भी रिटायर होंगे, ये भी मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे। क्या बात है? कोई मार्गदर्शन मंडल में जाने से कोई बीजेपी तो नहीं रुकी ना, बीजेपी तो चलती रही, निरंतर चलती रही और अपने कार्यों की बदौलत सारे राज्यों में फैलती रही। अगर इनको भी जाने का अगर मान लीजिए ऊपर से तय हो जाएगा। प्रेम कुमार जी, जो ये टाइमिंग है सर, देखिए अभी किशोर तिवारी जी भी कह ही रहे हैं ना कि 11 साल में पहली बार गए हैं, इतना क्यों समय लगा उन्हें वहां जाने के लिए? पीएम के इस दौरे को डिकोड करने के अलग अलग पहलू हैं, लेकिन 75 साल वाली बात जब होती है प्रधानमंत्री के लिए, तो विपक्ष तो बड़ा एग्रेसिवली उस पर रिएक्ट करता है। लेकिन इस बयान की टाइमिंग क्या मायने रखती है? जी, टाइमिंग को देखें मीनाक्षी जी, तो लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के बाद ही स्थिति में बदलाव आया है। जब अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा न रह गया, बैसाखी हो गई, तो उसके बाद ही दूसरों को बोलने के अवसर मिले। और फिर से 75 साल वाला समय भी इसलिए रिकॉल हो रहा है क्योंकि मोदी रिजीम में ताकत घटी है, ये सबसे बड़ा कारण है। 11 साल में अगर पहली बार जा रहे हैं तो तब जा रहे हैं जब मोदी जी की शक्ति, राजनीतिक शक्ति कमजोर हुई है पहले से, इससे पहले नहीं गए थे। तो ये परिस्थिति लगती है। लेकिन मैं देख रहा था कि भाई जिस दिन मोहन भागवत जी की छठी हो रही होगी जन्म के बाद में, उस दिन नरेंद्र मोदी जी का जन्म हो रहा था। 11 और 17 सितंबर इतने का फर्क है, साल वही है। तो उम्र तो मोहन भागवत जी की भी 75 है, मोदी जी की भी 75 है। मोहन भागवत जी तब तक नहीं कुर्सी छोड़ सकते जब तक कि वो खुद न चाहेंगे। अलग बात है, एक संवैधानिक पद है और एक गैर संवैधानिक एक संगठन का पद है। लेकिन जब मोहन भागवत जी के एंड से आरएसएस से मार्गदर्शक का सवाल उठेगा तो ये सवाल भी स्वतः उठेंगे, दोनों बातें उठेंगी। 75 साल किसी अपोजिशन ने तो दिया नहीं कि आप रिटायर हो जाइए। इन्होंने इनका खुद का बनाया हुआ नियम है। बहुत सारे जिनमें पोटेंशियल था, सुमित्रा महाजन जी जैसे नेता, जिनको और भी जिनका पॉलिटिकल लाइफ बचा हुआ था, मुरली मनोहर जोशी जी का भी उस समय बचा हुआ था, उन सबको पॉलिटिकल लाइफ कट शॉर्ट हुआ। तो आज मोदी जी अपने लिए उस पैमाने से क्यों हट रहे हैं, ये प्रश्न उठ रहा है। अलग बात है कि मोदी जी ये सोचे कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं,
मेरे लिए क्या मायने रखता है उम्र, जब हम नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो ऐसे वो सोच सकते हैं, उनका व्यक्तिगत उनकी धारणा हो सकती है, लेकिन चूंकि उनकी बनाई हुई नियम है, उनके बनाए हुए नियम है, तो उस हिसाब से प्रश्न बनता है, चाहे प्रश्न संगठन के भीतर से पूछे जाए या संगठन के बाहर से पूछे जाए। जी सुजाता जी, मैं लगातार मुस्कान देख रही हूं आपके चेहरे पर, बहुत कुछ है आपके पास कहने के लिए। एक बात तो मुझे जरूर कहनी है कि मोदी जी के बनाए हुए नियम कायदे, क्या मोदी जी उन पर चलने वाले हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन मोदी जी को शायद उनकी जगह बता दी है आरएसएस ने, क्योंकि आरएसएस के बारे में जेपी नड्डा जी ने क्या कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो गई है, अब उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है, माता पिता जो भी कह लीजिए भाजपा के। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि मोदी जी को इस बार 11 साल के बाद जाना पड़ा और पब्लिकली ये दिखाना पड़ा, क्योंकि खबरें तो ऐसे पहले भी आई थी एक बार कुछ महीने पहले कि वो गए, मगर जो नॉन बायोलॉजिकल है, जो 400 पार की बात करता था, जो अपने आप को विश्व गुरु मानता था और सबसे ऊपर अपने आप को समझता था, और जिन्होंने ये पहली बार किया कि भारतीय जनता पार्टी की किसी भी राज्य में सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में एनडीए के रूप में आई हो, तब आरएसएस के लोग आके रिव्यू करा करते थे मंत्रियों के कार्यों को। उसको खत्म कर दिया अगर किसी ने तो वो मोदी जी थे। मोदी जी, और मैं ये भी मानती हूं कि एक लेवल पर ये प्लान भी था दिखाने का कि दोनों का आपस में कुछ झगड़ा सा हो रहा है, फिर अंदर से वो रीच आउट भी करते थे। लेकिन अब ये मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया, क्योंकि अब 75वें साल के बाद तो उनका जाना निश्चित है, उनको रिटायर होना है। और जिनको उन्होंने दूर रखा सत्ता से अब तक, यानी कि भैया जी जोशी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको बनाना चाहती है आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष। तो ऐसी तमाम बातें आ रही हैं, और ये बात तो सच है कि मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल कहते कहते अब धरती पर आ गए। क्योंकि मैंने वो जो तस्वीरें देखी ना, जब वो स्मृति मंदिर में जाकर झुक रहे हैं, फिर उसके बाद वो बाबा साहेब को भी याद करने के लिए दीक्षा भूमि पे जा रहे हैं, जबकि पूरे देश में त्राही मची हुई है। अगर आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को देखो, वहां पे नाम बदलने की होड़ चल पड़ी है। जिस तरह से औरंगजेब के मामले को कितना बढ़ा चढ़ाकर इस वक्त पूरे देश में देखा जा रहा है, ये बात साफ है कि मोदी जी का खुद का भी कंट्रोल खत्म हो गया है। और यहां एक दूसरा एंगल भी है, वहां पर आरएसएस में ये बात तो साफ कर दी गई होगी कि अगर कोई बनेगा प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद, तो उसमें नहीं होगा नाम एक व्यक्ति का, और वो होगा अमित शाह का। और ये बात आपने जो तस्वीरें देखी है उससे साफ होती है, क्योंकि हमारे को तो जो दिख रहा है हम उसी से एनालाइज करेंगे। तो हमारे को ये दिख रहा है कि अमित शाह का नंबर कट गया और मोदी जी अपनी जान बचा रहे हैं कि भैया अगर मेरे को रिटायर करोगे, मार्गदर्शक मंडली में भेजोगे, तो कोई ऐसा पोस्ट दे दो राष्ट्रपति का या कोई, जहां पे मैं सुरक्षित रहूं और मेरे पास एक प्रोटेक्शन कवर रहे। जी, जितनी भी आपने देखिए विरोध में बातें की हैं, मैं आपका वैचारिक मतभेद तो समझ सकती हूँ कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, लेकिन प्रणब मुखर्जी भी तो गए थे ना संघ मुख्यालय, कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और प्रणब मुखर्जी का वहां शामिल होना अपने आप में उस समय कितनी बड़ी चर्चा का विषय था, और कितनी बड़े, मतलब मैं नहीं जानती अगर प्रणब मुखर्जी से बड़ा कोई कांग्रेसी इस टाइम पर आप दिखा दें जो दिल से कांग्रेसी और वैचारिक विचारधारा के आधार पर जो कांग्रेसी, अगर उन्हें आरएसएस से परहेज नहीं, तो आज जब कांग्रेस पार्टी इस स्टांस पर चलती है तो ये फिर थोड़ा तो विरोधाभास दिखाता है। सुजाता जी, नहीं देखिए मीनाक्षी जी, मैंने कहीं पे भी आरएसएस की कोई बुराई करी है, लेकिन अब करूंगी क्योंकि आपने मुझसे ये बात पूछी। लेकिन कांग्रेसियों की बात भी बताऊंगी। नहीं, आरएसएस की बुराई मैं समझ सकती हूँ आपसे। जब आपके नेता राहुल गांधी जब खुले मंच से आरएसएस पर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, तो आपका वो कहना समझ में आता है। मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि आपका वैचारिक मतभेद मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर प्रणब मुखर्जी की जो लेगेसी रही है, कांग्रेस पार्टी में जो उनका स्थान रहा है, और जो पुरानी कांग्रेस रही है उसमें जो उनका स्थान रहा है, उससे भी तो इनकार नहीं कर सकते ना। तस्वीर का एक पहलू ये भी है। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रही हूं कि जब गोलवालकर जी को और सावरकर जी को अरेस्ट करा गया था महात्मा गांधी जी की हत्या के आरोप में, उसके बाद जब उन्हें कोर्ट से बरी किया गया, तो निश्चित तौर पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जब बात करी थी सरदार पटेल से, तो सरदार पटेल का क्या कहना था कि वो विश्वास नहीं करते
आरएसएस पर, वो विश्वास नहीं करते क्योंकि हिंदू महासभा ने मिठाइयां बांटी थी उस समय। लेकिन क्या नेहरू जी का स्टैंड था? नेहरू जी का ये कहना था कि ये भी हमारे ही देश के लोग हैं, भले ही इनकी विचारधारा अलग है, ये भटके हुए हैं, वापस आ जाएंगे। और उसी प्रकार से अगर इंदिरा जी को भी देखेंगे तो इंदिरा जी का हमेशा से सम्मान किया था आरएसएस ने, और आरएसएस का भी कभी उन्होंने इस तरीके से नहीं किया जैसे आरएसएस आज कांग्रेस पार्टी या हमारे नेताओं के साथ कर रही है। लेकिन समय के साथ साथ आरएसएस का जो स्वरूप बदला है और जिस तरीके से उन्होंने हमारे नेता, पूर्व के नेताओं को भी डिमीन किया है, उनको बदनाम किया, अपमानित किया, और संसद के अंदर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से किया, ये किसी भी भाजपा के नेता ने पहले नहीं किया। इसीलिए जो सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, वो सम्मान प्रधानमंत्री मोदी नहीं पा पाए। और हम क्या है, आरएसएस नहीं करती उनका सम्मान, ये तो साफ दिख रहा है किस तरह के बयानात बची के। ठीक है रतन शारदा जी, देखिए बहुत सारी बातें अभी जब तक आप नहीं जुड़ पाए थे उस समय इस बीच हुई। मैं कांग्रेस पार्टी का जो वैचारिक मतभेद है या जो उनके आरोप है मैं वो सब समझ सकती हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले इस पर आपकी राय, आपका ओपिनियन चाहती हूँ। प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना और उसके बाद जो एक कॉन्वर्जेशन शुरू हुई है, पब्लिक डिस्कोर्स जो एक शुरू हुआ है, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? आरएसएस के भी 100 वर्ष इस साल पूरे हो रहे हैं और 75 साल का जो ये नंबर है और जो आगे की पूरी एक लीग है कि अब प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये बहस नहीं है, पिछले 1-1.5-2 साल से लगातार चल ही रही है। योगी आदित्यनाथ का नाम बड़ा पॉपुलैरिटी के साथ आगे दिखाई देता है, लेकिन फिर उनको चुनौती देने वाले भीतर ही बहुत और भी नाम है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर सबसे पहले कि पीएम का वहां पहुंचना और उसके बाद जो ये डिस्कोर्स शुरू हुआ है, इसकी टाइमिंग पर आप क्या राय रखते हैं? टाइमिंग का क्या प्रश्न है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पहले मैं छोटा सा उत्तर दे सुजाता पॉल जी को कि जो ये कह रहे शब्द, ये नेहरू के शब्द थे, जो नेहरू के नाम पर डाले पटेल के शब्द थे। ये शब्दों का हेरफेर कर रही है, इनको शायद इतिहास बराबर पढ़ा नहीं है इन्होंने। और जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, 1963 में नेहरू जी ने रिपब्लिक डे परेड में संघ को बुलाया। 1948 में बिल्कुल उनका ऐसा विचार नहीं था। पटेल ने कहा था भटके हुए ये यंग लोग हैं, ये हमारे साथ काम करने चाहिए। पटेल जी ने कहा कि अगर आप कांग्रेस के साथ आते हो तो हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। पटेल जी का लेटर है गुरु जी को लिखा हुआ, उसका आप नकार नहीं सकते। दूसरी बात, एक जो पॉलिटिकल अपार्थाइड, जो अछूत की जो बीमारी कांग्रेस की है, जो अपने विचारों से नहीं मिलता उसको दूर कर दो, उसको कहीं पब्लिक स्पेस मत दो, ये भी इससे लगातार चला। जिस प्रकार से प्रणब मुखर्जी के जो इनका ये नागपुर आना, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने रिएक्शन दिया, तो इनके लिए इंटॉलरेंट है कि कोई भी जो इनकी बात नहीं माने, उनके लिए टोटल इंटॉलरेंस कांग्रेस का है। अब बात करते हैं मोदी जी के टाइम की। आप अगर इतिहास देखेंगे तो बहुत टाइमिंग के लिए मैं बस पहले सर, मैं टाइमिंग, आप पूछ रहे थे ना टाइमिंग को लेकर, मैं टाइमिंग का सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि ये सवाल, हाँ ये सवाल उठाया जा रहा है कि 11 साल के बाद पीएम वहां गए हैं, तो ये जो टाइमिंग है मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं आता हूँ उसके ऊपर आता हूँ। क्योंकि गलत हिस्ट्री बताई, इसलिए मैंने कहा आपको एक और बता दूं कि गांधी जी की हत्या के 1 महीने के अंदर सीआईडी रिपोर्ट थी कि संघ का कहीं भी कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद संघ के ऊपर 1.5 साल प्रताड़ना चली। ये एक अलग विषय है, ये भी आपके कान में डाल दूं। अब जहाँ तक टाइमिंग का सवाल है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि संघ के कार्यक्रम में सिटिंग पीएम कभी आया है कि आप जरा इतिहास खंगाल कर देखिए, तो चाहे अटल जी हो चाहे मोदी जी हो, आज तक कोई सिटिंग पीएम संघ के काम में नहीं आया। क्योंकि संघ अपने यहाँ पर बीजेपी के साथ में ओपन मंच से लेना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है पीएम, इसको जनरली वो टालते हैं। इसलिए आप इतने इतिहास में कभी भी देखेंगे सत्संग चालक और मोदी 2 ही बार साथ में, दोनों बार राम मंदिर के सिलसिले में आए हैं, अदरवाइज नहीं आए। अब जहाँ तक सवाल है कि टाइमिंग, अगर 100 साल संघ के पूरे हो रहे हैं और एक संघ का प्रचारक जिसने आजीवन संघ से प्रेरणा ली, अगर वो आएगा, अब स्टेज पे नहीं आएगा तो कब आएगा? तीसरी बात, अगर उनके आने से संघ के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुशी मिली है तो आनंद की बात है, तो उससे दूसरों की तकलीफ क्या, मुझे समझ में नहीं आता। और कईयों ने कहा वहां पर आके वो पीएम की बात करेंगे, वो जी प्रेसिडेंट की बात करेंगे। आजकल के तंत्र में, आजकल के जो सारे जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, क्या उसका आपको लगता है कि उसके लिए नागपुर आना पड़ेगा? मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह की अटकलबाजी की जा रही है। नागपुर को आएगा कि बात करने के लिए? सारे बैकडोर चैनल, फ्रंट डोर चैनल, टेलीफोन, सब तरह की चीजें मौजूद हैं, तो उसके अंदर क्यों कोई इस प्रकार से आएगा? ये इंटरेस्टिंग, लोगों को बताने के लिए है कि जो आप बातें कर रहे हैं कि संघ और बीजेपी में दूर है, ऐसी दूरी कोई नहीं है, बताने के लिए वो अगर आए होंगे तो भी ठीक है सर। इस पॉइंट में संघ और बीजेपी की टॉप लीडरशिप में, तो भी ठीक है, संघ और बीजेपी की टॉप लीडरशिप के मतभेद वाले बिंदु पर मैं अभी आऊंगी, लेकिन किशोर तिवारी जी, मैं चाहती हूं आप जरूर इस पर रिस्पॉन्ड करें। बड़े देखिए खुलकर कह रहे हैं रतन शारदा जी
कि कम्युनिकेशन के इतने मीन्स है। चलिए अगर जो संजय राउत जी के इंफॉर्मेशन है उसी के आधार पे मान ले कि अगर ये भी पूछना है तो वो तो फोन कॉल पे हो जाएगा, मुलाकात में हो जाएगा, मतलब उसके लिए संघ के मुख्यालय पहुंचने की क्या जरूरत है उनको। तो बड़ा ही नॉन सीरियस अप्रोच में दिया गया बयान मान रहे हैं वो किशोर तिवारी जी। हमने तो देखो, रतन शारदा जी हो या वत्स जी हो, इन्होंने ये नहीं बोला ना कि मोदी जी अपने ही बनाए हुए नियम को तोड़कर 75 साल के बाद वो इसी को पंतप्रधान बोल के कंटिन्यू रहेंगे। क्या वो बड़ा मन करके अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे? ये प्रमुख विषय है। हमने बोला मोदी जी ये बड़े शब्द के पक्के हैं। उन्होंने जो नियम बनाए सार्वजनिक जीवन में कि भाई 75 ये अच्छी उम्र है, तो वो खुद रिटायर होते या नहीं होते। तो जब वो संघ मुख्यालय आए तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा की और अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए मोहन भागवत जी को कहा। लेकिन किशोर तिवारी जी, ये जो टॉप पोजीशन पर बैठे लोग हैं वो कब नियम बदल देते हैं, इससे तो शिवसेना को तो अच्छे से इसकी जानकारी होनी चाहिए। बाला साहब ठाकरे ने भी तो कहा था ना पद नहीं लेंगे कभी, लेकिन फिर बीजेपी के साथ आपकी पूरी बगावत ही चीफ मिनिस्टर पद के लिए हो गई कि ठाकरे परिवार से चीफ मिनिस्टर होगा। अरे बाला साहब ठाकरे तो कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाते, कभी भी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाते। अरे मीनाक्षी जी, बाला साहब ठाकरे ने सार्वजनिक जीवन में कभी सत्ता का पद नहीं लिया, उनके बच्चे ने लिया, ये इतिहास है। तो चलो अभी मैं बता रहा हूं आपको कि क्या मोदी जी अपने ही बनाए हुए नियम को तोड़ते हैं या रखते हैं। इस पर बीजेपी के और रतन शारदा जी भी बोले। बाला साहब ठाकरे की विरासत को, सर किशोर तिवारी जी एक बार सुन लीजिए, बाला साहब ठाकरे की विरासत को जो अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं, अगर वो ही उनका बनाया हुआ नियम तोड़ रहे हैं तो फिर ये सवाल तो फिर आपके लिए सही और मोदी जी के लिए गलत ये कैसे होगा? ये तो फिर विरोधाभास है, डबल स्टैंडर्ड है सर। अरे भाई, बाला साहब ठाकरे ने नियम अपने लिए बनाए थे और समय की जो मांग थी उसके हिसाब से उनके बच्चे को बनना पड़ा। लेकिन मोदी जी अगर अपने ही बनाए हुए नियम, जिसके सफरर खुद लाल कृष्ण आडवाणी सरी के नेता रहे, और मैं सुजाता जी, आपने बोला भैया जी जोशी तो मेरे बहुत करीबी है, वो टीचर थे, अभी वो कोई सत्ता के पद में नहीं है। जो बीजेपी के अध्यक्ष बनाने के लिए चर्चा हुई थी वो मेरे साथ ही इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, संजय जोशी, जो संगठन मंत्री बोलकर अपना जीवन पूरा दिया उन्होंने। और उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो, जो सत्ता दिख रही है उसके उन्होंने ही सत्ता लाई है। तो संजय जोशी का और मोदी जी का कुछ टकराव हुआ, उसके बाद संजय जोशी जी ये हाशिए पे चढ़ गए। तो संजय जोशी का जो वनवास है वो दूर हो, इसके लिए बात होगी, ऐसी चर्चा थी। लेकिन मुझे जो मेरे सूत्र, मैं नागपुर में ही रहता हूं, और मेरे सूत्रों ने बता दिया कि मोदी जी ने 2 टूक संदेश दे दिया है कि मुझे अब सत्ता से छोड़ना है और मेरा उत्तराधिकारी आप चुनिए। तो नितिन गडकरी जी को उत्तराधिकारी बोल के चुने जा रहा है, ऐसी मेरी खबर है। और रतन शारदा जी एक अच्छा आदमी कहाँ से ये खबरें आ रही हैं सर? अच्छा ये खबरें कहाँ से आ रही हैं? मतलब ये खबरें कहाँ से आ रही है सर? हमें भी थोड़ा सोर्स कुछ तो जानकारी दे दीजिए, ऑफ रिकॉर्ड दे दीजिए चाहे, लेकिन ये कहाँ से ये खबरें आ रही हैं? मीनाक्षी जी, एक तो संजय राउत जो है ना वो बहुत मेधावी प्रवक्ता है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ ना, अरे यार रतन शारदा जी इतना मत हंसो, कितने दिन के बाद तिवारी जी सभी हंस रहे हैं इस टाइम पर। देखिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक बयान देना, एक कहते हैं ना रिपल छोड़ना पानी के अंदर, वो एक अलग बात होती है, और मुद्दे की बात हुई है वो अलग होती है। हाँ रतन शारदा जी, संजय राउत कहता है कि हराम डैश डैश डैश, ये इसका मतलब मिस्चीवियस है, उसको ये कहते हैं बड़े मेधावी हैं। मैं हराम शब्द के आगे लगाऊंगा नहीं, उन्होंने कहा बड़े मेधावी, क्योंकि उन्होंने कहा इसका मतलब तो शरारती होता है। ऐसे संजय राउत है, रोज को पुछल्ला छोड़ते हैं। शिवसेना को डुबाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है मिस्टर संजय राउत का है। अभी किशोर जी कह ही नहीं रखते कि पार्टी इनकी बदली है, उनके साथ है अभी। अगर ये दूसरी तरफ होते, उनको आज 4 बातें संजय राउत के भी सुनाते,
वो पत्रकारिता के नाम पे धब्बा है। किशोर जी खुद पत्रकार है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जहां तक अंदर की खबर है, कोई भी जहां पे केवल मोदी जी का, एक मिनट, आपको जो कहना था आपने कहा, मैंने कहा, मैं कहा, उसमें क्या हो गया? आप कहते ना हंसे क्यों, इसलिए मैं हंसा। दूसरी बात, जिस कक्ष में केवल सरसंघ चालक, टिप्पणी नहीं, निजी नहीं टिप्पणी उन पे टिप्पणी क्या गई? अगर संजय राउत गलत पत्रकार है तो है, उन्होंने अगर कहा हराम डैश डैश इस शरारती, कहा, कोई मैंने तो नहीं कहा ना, ये उन्होंने कहा ना। इसको आप मानते हैं पत्रकारिता दर्जा है ये? प्लीज टेल मी, उसका क्या पर्सनल टिप्पणी है? कैसी पर्सनल टिप्पणी है? नहीं ये किशोर जी सारी पर उसके पर्सनल अंदर मत कीजिए, मैं है। ये बोल रही हूँ। कब मैंने की? मैंने कब की? मैंने कहा आप अच्छे पत्रकार हैं। मैंने कहा आप अच्छे पत्रकार हैं। टिप्पणी अच्छी है कि बुरी है बताइए मुझे। मैंने कहा अच्छे पत्रकार है। मेरे पास उनके मेल आते हैं उनके न्यूज के, बहुत अच्छा लिखते हैं वो। मैंने तो ये कहा उनको। आप कहते पर्सनल टिप्पणी अच्छा बोलो तो भी खराब है, गलत बोलो तो भी खराब है। अब जहां तक सवाल है, जहां पर पूरा करिए, हु एम आई टू जज? आई एम नोबडी टू जज। सरसंघ चालक और मोदी जिस कक्ष में है उसके अंदर किशोर तिवारी जी के पर्सनल जासूस बैठे हैं। मुझे समझ नहीं आता, संजय जी का कहीं भी नाम नहीं था। कहां से इन्होंने नाम उछाला, कहां से नागपुर उनको पहुंचा दिया, मुझे नहीं पता। ठीक है, इसलिए कोई भी जर्नलिस्ट कह सकता है मेरे सूत्र है, मेरे सूत्र है, लेकिन बात आसपास के दो लोग हैं, सवा किसी को पता नहीं, वो किशोर जी को किसी उड़ते कौवे ने बता दी मेरे लिए। ठीक है प्रेम कुमार जी, अभी पत्रकारों पे बड़ी बात हो गई है। हाँ, किसके पास क्या सोर्स है, कहां से जानकारी आ रही है, आपकी टिप्पणी सर इस पर? धुआं क्या आग के बगैर है सर? देखिए, दो लोगों के बीच, याद होगा शिवसेना और बीजेपी के मामले में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो बातचीत हुई थी वो भी दो लोगों के बीच ही हुई थी। और उसके बाद ये नतीजा हुआ कि शिवसेना अलग हो गई, महाविकास अघाड़ी का जन्म हुआ। ये सब भी दो लोगों के बीच से ही बातचीत निकली। कई बातें इस चर्चा में आई, जैसे प्रणब मुखर्जी का आपने जिक्र किया। प्रणब मुखर्जी निश्चित रूप से राष्ट्रपति जब बने तब कांग्रेस में थे, और जब कांग्रेस की सत्ता चली गई उसके बाद भी वो राष्ट्रपति रहे। तो उसके बाद उनका कुछ पॉलिटिकल जो स्टैंड रहा, आरएसएस की यहाँ जाना, नागपुर जाना, ये सब आप दो तरह से देख सकते हैं। कांग्रेस में जब राष्ट्रपति रह गए तो कांग्रेसी नहीं रह गए, वो गैर कांग्रेसी हो गए, फिर देश के हो गए। फिर उनका अपना एक स्टैंड रहा, वो सोच से विचलन भी माना जा सकता है और भी दूसरे तरह से देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इस विमर्श में ये भी आया कि बीजेपी अपना मार्गदर्शक मंडल के लिए जो तय करती है, आरएसएस के सहयोग से ही तो तय हुआ था 75 साल। तो 75 साल की सीमा पर आज चुप क्यों है नरेंद्र मोदी जी? क्या वाकई ये है नॉन बायोलॉजिकल है, इसीलिए उन पर 75 साल का वोट नहीं लगेगा कि दूसरों पर लगेगा और मोदी जी एक्सेप्शन है? ये सवाल इसलिए पब्लिक डोमेन में आता है, इसलिए दूसरों को दर्द होता है जो बोलते हैं, वो दर्द नहीं, ये सवाल आपका पैदा किया हुआ है, आपने तय किया है, और आप एक व्यक्ति को एक्सेप्शन दे रहे हैं तो लोग पूछेंगे ऐसा सवाल क्यों नहीं? आलोक वत्स जी, बहुत सारे सवाल आ गए हैं सर आपके पास। और देखिए, बड़ा खुलकर प्रेम कुमार जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि किसी और का बनाया हुआ नियम तो है नहीं, आप ही का बनाया हुआ नियम है। अब चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी जो बड़ा खुलकर इस बात की वकालत करती है, तो नैतिकता के आधार पर तो फिर ये सवाल पूछा ही जाएगा। और ये एक बड़ी चुनौती एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी होगी कि जो नियम उन्होंने खुद बनाया है उस पर उनका क्या स्टैंड रहेगा। जब एक स्टेट्समैन कद की बात होती है, वहां उस लिहाज से ये मैं पूछ रही हूं। मीनाक्षी जी, ये कहना सही है प्रेम जी का, क्या उनके ही हमारे ही बनाए रूल है, लेकिन ये भी याद रखिए कुछ लोग दे आर एक्सेप्शंस टू दी रूल्स। अभी जिस तेजी से और जिस क्षमता से वो भारत को खींच के ले जा रहे हैं, तो अभी हमें लगता है, और जितनी उनके अंदर अभी कैपेसिटी है, तो अभी उनको 1-2 साल का लीज देने में कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ आरएसएस भी दे देगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो देंगे ही देंगे। नहीं तो बीजेपी में जो बाकी नेता हैं, मतलब उनको आप उतना केपेबल नहीं मान रहे हैं क्या? देखिए, किसी के हाथ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर योगी आदित्यनाथ 67 लाख पीपल को इनवाइट कर सकते हैं महाकुंभ में और उनको होस्ट कर सकते हैं, कितना बड़ा वैश्विक आयोजन कर सकते हैं। आई डोंट डाउट हिज कैपेबिलिटी एट ऑल, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर लीज पर चले गए तो कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन अगर ऐसी मानसिकता होगी और तय होगा तो ये भी मकसद मंडल में चले जाए। लेकिन दूसरे लोगों को मैं देख रहा हूं कि बीजेपी में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, क्या गुफ्तगू हुई है, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको कहां से मालूम चल जाता है कि हम लोगों के भी तार बहुत जुड़े हुए हैं ऊपर तक। सर बीजेपी के लिए तो अब ये सर बीजेपी के लिए तो अब ये कहा जाता है कि खबर बस मतलब जो भी विषय है बस वो दो लोगों के बीच में डिस्कस होते हैं, नंबर 1 नंबर 2, उसके बाद कानो कान खबर किसी को नहीं होती, कैबिनेट को भी नहीं होती, किसी को नहीं होती जी। ये इसमें तो नंबर पत्रकारों में तो सर बड़ी नाराजगी रहती है। पहले कुछ डॉक्यूमेंट कुछ खबरें फिर भी निकल जाती थी, अब कोई खबर बाहर नहीं आती है। इसमें मीनाक्षी जी नंबर 1 और 2 तो नहीं मिले थे, इसमें तो सरसंघ चालक और मोदी जी मिले थे। इसकी खबर कहां से लग गई लोगों को? और समय समय पर जो ये राउत साहब हैं, सही कहा मेरे पूर्व के वक्ता ने कि अगर इस पार्टी को इस रसातल में ले जाने का श्रेय किसी को दिया जाएगा तो सबसे पहले उन्हीं का नाम आएगा। समय समय पर बेतुकी बातें करके, जिसका कोई संदर्भ नहीं, उस तरीके की बातें करके इन्होंने पार्टी को और पार्टी के लोगों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, पार्टी का ये हाल करवा दिया। ठीक है, मैं सुजाता जी के पास जाऊंगी, लेकिन पहले किशोर तिवारी जी एक रिएक्शन देना चाह रहे हैं। हाँ किशोर तिवारी जी। नहीं, वक्त जी कह रहे हैं तो सितंबर तक राय देखी जाए। हमने मेरे सूत्र बताते हैं कि भाई सितंबर में तो मोदी जी जा रहे हैं और नितिन जी आ रहे हैं, तो हम लोग तैयार है। नितिन जी आ रहे हैं जैसे ही अरे सुनो तो सही, मैं नितिन जी प्राइम मिनिस्टर जैसे बनेंगे बीजेपी तो क्या दिक्कत है हमें? बीजेपी रिप्लेस बाय बीजेपी तो क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब योगी जी नहीं आ रहे हैं? किशोर तिवारी जी आपकी इन्फॉर्मेशन ये है कि योगी जी नहीं आ रहे हैं? अखिलेश यादव तो वैसे ही कह रहे हैं कि आउटगोइंग सीएम है। नहीं, योगी जी और अमित शाह जी का नाम डिस्कस नागपुर में नहीं हुआ, लेकिन नितिन गडकरी आते हैं तो मेरी पार्टी और मैं फुल टाइम उनके साथ काम करेंगे। सर हमें तो आज तक ये पता है कि योगी जी का नाम भी जब चीफ मिनिस्टर पद के लिए आया, मनोज सिन्हा जी का नाम कैसे हटा और योगी जी का नाम कैसे आया, उसके पीछे आरएसएस का रोल और चॉइस है। यहां तक तो हमारी जानकारी अब तक थी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, आरएसएस की चॉइस नहीं है योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर बन गया, महाकुंभ का आयोजन हो गया, संभल में खुदाई चल रही है, सारे हिंदुत्व के जो हार्डकोर मुद्दे हैं वो जमीन पर आपको जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जमीन पर है ही नहीं। नहीं, अब देश का जो माहौल बना के रखा है और जो चीजें चल रही है, तो ना तो आरएसएस के नियंत्रण में देवेंद्र फडणवीस और ये योगी जी है, ना तो मोदी के नियंत्रण में। योगी जी तो अपना दुख बताने को आए थे कि ये क्या नंगा नाच चालू है। 317 साल वाली कबर उठा के ले आए। और ये क्या चल रहे, कहाँ के मंदिर और कहाँ के कुएं निकाल के। मैं एक बात कह रहा हूं, मुझे लगा था, मैं एक बात कह रहा हूं, मोदी जी ने अपनी। किशोर जी आज आप अलग मूड में आए हैं बात करने के लिए। देखिए एज ए होस्ट मेरी ये जिम्मेदारी अपने दर्शकों को बनती है बोलना कि देखिए कुछ चीज आपको ऑफलाइन जाती हुई दिखाई देगी, हमें आप इसके लिए क्षमा करें। ये किशोर तिवारी जी के विचार हैं जो वो रख रहे हैं अपने अंदाज में, थोड़ा सा क्षेत्र के हिसाब से भी भाषाई अंदाज बदल जाता है, तो हम उतने सहिष्णु रहें किसी को भी सुनने के लिए। नियत खराब किसी की नहीं है, ये इतना मैं एज ए होस्ट यहां पर कह सकती हूं। ठीक है, किशोर तिवारी जी ने जो बात की, सुजाता जी बस आ रही हूं मैं आपके पास। रतन जी मुझे एक रिएक्शन इस पर सर आपका चाहिए, क्योंकि ये सवाल मैं अब तक आपसे पूछ नहीं पाई। 75 साल का जो नियम है सर, आपकी राय इस पर क्या है? मोदी जी पर लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या उन्हें खुद अपनी चॉइस से अपने बनाए हुए नियम को फॉलो करना चाहिए? पहली बात मुझे बताइए कि मोदी जी ने कहा ये कहा है कि 75 के ऊपर के लोगों ने रिटायर होना चाहिए? उन्हें लिखा हुआ आपका प्रस्ताव दिखता है बीजेपी का, अमित शाह का, सर ये बड़ी मासूम बात है, कहीं नहीं है। अब ये बड़ी मासूम बात है, मासूम बात है, ये बहुत मासूम की क्या बात है? अगर आपके पास कोई प्रस्ताव है ही नहीं, आपके पास कोई जानकारी इसकी, सर अब अगर देश में सब कुछ जो लिखा हुआ है कहीं लिखित अक्षरशः कहीं पर है, अगर वही सब हो रहा है, तो फिर तो ये बड़ी मासूम बात है सर। नहीं, फिर तो किशोर तिवारी जी भी ब्रह्म वाक्य बोल रहे हैं। अगर ऐसा ही है, मुझे पता नहीं था कि ये डिबेट इतनी हल्की कॉमेडी शो होगी, वरना मैं आता ही नहीं। मेरा मन लग गया, अच्छा लगा, मुझे थकान उतर गई। हमें इस बात की खुशी है कि आपका मन लग गया। इसका मतलब कुछ तो ऐसा काम का डिस्कस हो रहा है जिसमें आपका मन लग गया। कोई बेस तो होना चाहिए ना। और अगर वो रिटायर होते नहीं आते, मतलब अगर अरे रुकिए यार,
अगर होना होगा तो सितंबर में हो जाएंगे, नहीं होना होगा तो बीजेपी का आंतरिक मामला। बाकी लोगों को तकलीफ क्या है? एक ऐसी पार्टी जिसके 80 इलेक्शन हारने के बाद भी हमको उसके देश की प्रेसिडेंट को चिंता चैलेंज है। नहीं किया जाता, वो हमको बताएंगे। देश की जो चिंता है। पार्टी एक सेकंड अरे सर, कंप्लीट देश की करने दीजिए चिंता उनको। बीजेपी कर, अरे भाई देश की चिंता बीजेपी कर ले। हमको। ठीक है, कंप्लीट करने दीजिए सर। तो किशोर जी, चिंता तो कंप्लीट करने दीजिए आप please। आप इलेक्शन जीत जाइए, आप प्रधानमंत्री बना लीजिए अगर देश की चिंता है तो। बीजेपी की चिंता करके देश की चिंता दूर नहीं होगी। आप देश की चिंता अरे करिए, प्रधानमंत्री 20 बदलेगा, तो एमएलए कुछ आए होगा। एक सेकंड, वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर देश की चिंता है, जब प्रधानमंत्री बदलेगा तब चिंता करिए ना, आज चिंता क्यों करते हैं? अटकलबाजी के ऊपर सारे आपके डिबेट चल रहे हैं, उसके ऊपर आप कह रहे हैं देश की चिंता है, देश की चिंता है तो शांति रखिए। जब बदली जाएगी प्रधानमंत्री तब बोलिए कि नितिन सही थे, कि योगी सही थे, कि मोदी जी सही रहेंगे, वो तब बोलिए ना। आज केवल एक नागपुर के कमरे में ही बात को लेकर आपने पूरा एक विश्व खड़ा कर दिया बातों का, उससे बात थोड़ी चलती है। नहीं नहीं सर, ये ऐसे विषय थोड़ी इसलिए खड़ा हो राजनीति रहा है, होती ये है। विषय इसलिए खड़ा हो रहा है कि 75 साल के जो नेता जिनके पॉलिटिकल करियर पर एक एब्रप्ट स्टॉप लगा, अब वो नियम लागू होगा या नहीं होगा, ये सवाल है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि संघ के जो टॉप चेहरे हैं उनकी तरफ से जो बयान आए हैं, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बयान है, चाहे अगर मोहन भागवत जी भी ये कह रहे हैं कि अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजा जाना चाहिए, या अहंकार की बात हो जाती है, जेपी नड्डा अगर ये कह देते हैं कि आरएसएस की अब हमें जरूरत नहीं है, या जो भी उनका वो हम लगातार स्टेटमेंट दिखा भी रहे हैं सारे, ये सारे वो लोग हैं जिनका कुछ कहना मायने रखता है, और इसीलिए ये बात भी ये हो तो रही है। इतिहास हो गया ना। तो क्या ये मतभेद नहीं है? नड्डा जी ने भी कहा था इतिहास बन गया, उसके बाद 3 इलेक्शन के अंदर आरएसएस बीजेपी के सहयोग के लेके लोग बड़े परेशान है, 3 इलेक्शन हार गए जब आरएसएस के लोग बीजेपी के साथ काम कर रहे थे, तो इतिहास हो गया ना। अगर नड्डा जी ने कहा उसके बाद में इतिहास बना कि संघ और बीजेपी के लोग साथ काम कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी में आया कि जो हमने कहा वह गलत था, साथ में काम करना, लोगों की हमने शंका हटानी राम है। मंदिर इसलिए को मोदी जी बनाने का नागपुर आते अहंकार हो हैं। गया तो जनता ने सबक सिखा दिया, ये तो 2024 की ही बात का ये- बयान है ना, ये तो बहुत पुराना बयान देखिए, नहीं ये है। नहीं, ये अहंकार तो आपने जोड़ा। उन्होंने कहा कि मोदी को अहंकार है, योगी को अहंकार है। सर, सरसंघ चालक दिन में 5-6 स्टेटमेंट है सर, मैं एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट बता रही हूँ आपको। सुन लीजिए, मतलब सुन आप लीजिए। एक्सेप्ट नहीं करना चाहें अलग बात हो सकती है, पर जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है मैं आपको वो बता रही हूँ। मेरी बात करने दीजिए ना। देखिए, सरसंघ चालक दिन में 5-6 मीटिंग करते हैं, कम से कम एक उनका भाषण होता है। जिस मौके पे भाषण दिया उस मौके को देखिए, उस समय क्या हो रहा था। कोई प्रचारक के जीवन के बारे में बात हो रही थी, कोई सेवा के बड़े योगी के बारे में बात हो रही थी। उसके अंदर संघ में बार बार हमें कहा जाता है कि जो काम करते हो उसका अहंकार नहीं करना। मैं तो जिंदगी में यही सुनता आया हूँ। अगर वो आपको लगता है मोदी जी को कह के कही गई तो आपकी इच्छा है, मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप सारे बयान पढ़ेंगी तो आपको 360 भाषण आपको मिलेंगे मोहन जी के। उसके अंदर कई बार उन्होंने कहा होगा कि सेवा कैसे करते हैं, संगठन कैसे चलाते हैं। ये मूल मंत्र है संघ का कि काम करना, उसका श्रेय लेना, उसका घमंड नहीं करना। और जिस जगह बोले, कोई पुस्तक के रिलीज में बोले, कोई प्रचारक के सत्कार में बोले, वहां के विषय को पूरा 40 मिनट सुनिए, उसमें एक वाक्य निकाल के बात मत करिए ना। 40 मिनट का भौतिक चला दीजिए अगर आपकी इच्छा है तो आपको पता चलेगा कि उसका सार क्या था। ठीक है, चलिए, शायद बिटवीन द लाइंस पढ़ने को आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ आपकी ये मजबूरी, लेकिन हम तो फिर बिटवीन द लाइंस भी जो मैसेजिंग है, मीडिया का वो काम है उसको जाहिर करना, उसे हम उजागर भी कर रहे हैं। यहाँ पर अब सुजाता जी देखिए, जो अभी तक के डिस्कशन में बात निकलकर सामने आई है, कोई मजबूरी नहीं है 75 साल का नियम फॉलो करने की। खुद पार्टी के भीतर के लोग भी ये मान रहे हैं, कई और लोगों का भी ओपिनियन है, तो विपक्ष को फिर क्यों परेशानी होनी चाहिए? देखा जाए तो उनका इंटरनल मैटर भी है ना ये। देखिए, हम जहां तक परेशानी की बात है, ये इनका इंटरनल मैटर ही है। लेकिन अगर आप कांग्रेस के अंदर क्या होता है, वो उस हर बात पर आप चर्चा करेंगे, भाजपा और आरएसएस वाले, और उसमें गलतियां ही निकालते रहेंगे। हम तो फिर भी गलतियां नहीं निकाल रहे हैं, हम तो बड़े ऑब्जेक्टिवली अपनी बात कर रहे हैं। और याद करा दूं, आज एक बात तो साफ हो गई, रतन शारदा जी ने कह दिया कि ये शब्द पटेल के थे, यानी कि पटेल को आइकन इन्होंने बनाया, मगर सरदार पटेल इनके खिलाफ थे। और फिर भी कहते, और क्या कहते थे कि इनकी सोच, इनकी मानसिकता भटकी हुई है, आप लोग भटके हुए थे, ये उन्होंने कहा। सुनिए, आप बीच में नहीं, नो, यू विल नॉट स्पीक इन बिटवीन। और आपको याद करा दूं, आपको समय दूंगी बोलने का, एक बार वो कंप्लीट कर लें अपनी बात। हाँ, मैं आपको समय दूंगी। सरदार पटेल गृह मंत्री थे जिस वक्त आपके गोलवालकर जी और सावरकर जी को जेल में डाला गया था, ये मत भूलिए आप। और जब बैन लगाया था तब भी सरदार पटेल थे।
गृह मंत्री, और जब हटाया था तो आप लोगों के ऊपर, आरएसएस के ऊपर 3 कंडीशंस उन्होंने लगाए थे कि आप संविधान में विश्वास करेंगे, आप तिरंगे को फहराएंगे, जो आपने किया अपने रेशम बाग के हेडक्वार्टर्स में, जब तक उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को नहीं हो गई। ये झूठ तो नहीं है ना? ये आप बता दीजिए। आरएसएस की संगठन मंत्री की जब बात करते हैं कि वो इंटरफेयर नहीं करते, हर जगह पर हर राज्य में एक संगठन मंत्री होता है या नहीं, ये आप बता दीजिए। और आपके अंदर जो लड़ाई हो रही है, देखिए वो सबके सामने है और सब देख रहे हैं, आपसे स्थिति समझ नहीं रही है। ये भी आपने अपनी बात में माना कि आरएसएस आई तभी भारतीय जनता पार्टी 3 जगह जीती। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया था जब आप जुड़े नहीं थे मीनाक्षी जी कि आरएसएस और बीजेपी हमेशा से सत्ता के लिए मिली है और मिली रहती है। और आप मुझे बताइए, अडवाणी जी 75 साल के हुए, वत्स जी, तो वो केपेबल नहीं थे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतना बड़ा नेता आपने कह दिया कि उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। नड्डा जी की बात को ये कह रहे हैं इतिहास हो गया, तो बोला तो था ना उन्होंने, और उन्होंने किस हैसियत से बोला था मैं जानना चाहती हूँ। और आखिरी बात कह रही हूँ कि मार्गदर्शक मंडली तो आपकी बन चुकी है, उसमें तो मोदी जी का नाम आ चुका है ना। बोलिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं आखिरी बात कह रही हूँ कि इनके वेबसाइट BJP.org पे जाकर देख लीजिए, वहां पर नरेंद्र मोदी जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और राजनाथ सिंह जी हैं। ये है वो पेज, देख लीजिए, BJP.org है, और इसमें ये मार्गदर्शक मंडल है। तो इसमें तो इनका पदार्पण हो चुका है। लेकिन आप भाजपा के नेता और आरएसएस वाले भी आके जब ये कह रहे हैं ना कि कहीं पे ये रूल नहीं है कि 75 साल में इन्हें रिटायर होना है, तो आप बता दीजिए कि कौन सा रूल किसने बनाया जो बाकियों को रिटायर किया और मोदी जी बैठ गए? ठीक है, रतन शारदा जी इस पर जवाब देंगे। प्रेम कुमार जी, आपका एक क्विक रिएक्शन मेरे को इस पे चाहिए। देखिए, बिटवीन द लाइंस जो मैसेजिंग है वो पढ़ने का काम, और वो खबरों में, वो हेडलाइन में तो जाएगा ही, उस पर एनालिसिस भी होंगे, उस पर डिस्कशंस भी होंगे। और जब बात मतभेद की दिखाई देती है, अगर टॉप चेहरों की, जेपी नड्डा जो कह रहे हैं वो अध्यक्ष है ना बीजेपी के, उनके कुछ कहने का मतलब है अगर वो कोई बात कहते हैं, और उसको गंभीरता से लिया जाएगा, मीडिया में उस पर चर्चाएं भी होंगी। तो जब जब ये आरएसएस और बीजेपी के बीच टकराव की बातचीत चली है, मतभेद की बातचीत चली है, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? पर्दे के पीछे ऐसा क्या चल रहा है जो लोगों के बीच नहीं है? मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि रतन शारदा जी कह रहे हैं कि हम लोग कम गंभीर चर्चा में शरीक हैं। तो इस कम गंभीर चर्चा की एक बात ले लीजिए कि चलिए, संविधान, बीजेपी के संविधान में नहीं लिखा है कहीं कि 75 साल का कोई लिमिट है, मगर 2014 में जब मोदी जी जीत कर आए तो सबसे पहले कैबिनेट में किसी भी 75 साल या उससे अधिक वालों को शामिल नहीं किया। एक बात, 2019-2024 का लोकसभा चुनाव, भाई कोई भी देख सकता है, एक भी उम्मीदवार 75 साल से अधिक का उम्र का नहीं हुआ, सबको टिकट नहीं दिया गया जो भी इसमें आते थे या आ सकते थे। केवल VS येदियुरप्पा ही एक उदाहरण है पूरे देश में, स्टेट लेवल पर भी, जिनको कि मुख्यमंत्री बनाया गया 75 साल होने के बावजूद भी उसके अपने एक कंडीशंस थे। तो ये सारी चीजें हैं जिस आधार पर आप कम गंभीर चर्चा में भी ये कह सकते हैं कि 75 साल की उम्र बीजेपी की खुद की बनाई हुई नियम का हिस्सा है। ये एक बात मैं रखना चाहता हूं इस कम गंभीर चर्चा में। जी रतन शारदा जी, पहले भी बीजेपी ने बनाया था और तो किसी ने नहीं बनाया था। अब बात आती है नड्डा जी की स्टेटमेंट की। मेरे सारे बयान नड्डा जी के स्टेटमेंट, मेरे 20 उसके बाद इंटरव्यू हुए, मेरे आर्टिकल आए जिसमें मैंने कहा नड्डा जी ने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने साफ कहा है, क्योंकि मैं खुद उससे बहुत पहले 10 साल पहले लिख चुका हूं कि जैसे कोई संगठन मजबूत होता है उसके बाद में संघ की जरूरत नहीं रहती, अपना केडर, अपना प्रचारक फुल टाइमर होते हैं। ये मैंने उनको डिफेंड किया हर जगह। तो क्या मुझे तो मत बताइए कि नड्डा जी ने गलत कहा, सही कहा। मैंने कहा सही कहा। इलेक्शन का टाइम था, उस समय लोगों ने गलत अर्थ लगाया, उनका काम है, उसका नुकसान बीजेपी को कितना हुआ मुझे नहीं पता। नुकसान तो फेक न्यूज से हुआ था कांग्रेस के, जब उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रैप कर देंगे, रेजोल्यूशन स्क्रैप कर देंगे। नुकसान उसका बीजेपी हुआ कि बीजेपी ने उसका उत्तर नहीं दिया। पता है सरदार पटेल पे, मैंने आपको ये कहा जो स्टेटमेंट नेहरू पे डाल रहे हैं वो सरदार पटेल ने कही थी, जो सरदार पटेल ने कहा तो नेहरू पे डाल रही थी। सरदार पटेल ने उस समय कहा था कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में आके करें, ये बैन के समय का लेटर है, कृपया जाके ये आप मेरी किताब के अंदर रेफरेंस पढ़ें, उसके अंदर पढ़े कौन से पेज पर ये पत्र लिखा गया था जिसमें उन्होंने कहा कि संघ के लोग अगर कांग्रेस के साथ काम करना चाहते हैं स्वागत है। उसके पहले जब गांधी जी की हत्या नहीं भी उस समय नेहरू ने जो कहा था आई विल क्रश आरएसएस, क्योंकि उनको आरएसएस की पॉपुलैरिटी से डर था। सरदार पटेल ने कहा था कि आरएसएस देशभक्त संस्था है,
वो अपने तरीके से काम करती है, आप डंडे के जोर पर उसको बंद नहीं कर सकते। यही बात डीपी मिश्रा ने भी कही थी। तो कृपया थोड़ा पढ़ के आया कीजिए। और जहां तक सवाल है, मैंने पहले भी कहा था सीआईडी की रिपोर्ट आ चुकी थी, उसका बावजूद बंद रहा। तीसरी बात, संघ के ऊपर केवल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी देने की बात थी, जबकि कांग्रेस भी 14 साल बिना कॉन्स्टिट्यूशन के काम कर रही थी और कोई शर्त नहीं थी। मुंबई असेंबली के कुछ क्वेश्चन आंसर के अंदर मोरारजी देसाई का क्वेश्चन आंसर है जिसमें कहा गया कि कोई भी शर्त संघ के बैंक के ऊपर लगाने के पहले नहीं थे। महाराष्ट्र बम्बई का देश का उस पर मेरी किताब में रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। आपने ये बात मानी है कि आप नेहरू जी को डिमीट करने के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सरदार पटेल ने पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू महासभा ने मिठाइयां बांटी। क्या वो गृह मंत्री नहीं थे? गोलवाल अरेस्ट हुए, क्या वो गृह मंत्री नहीं थे? क्या वो गृह मंत्री नहीं थे? सुजाता जी और शारदा जी मेरी आप दोनों से एक मिनट, अभी हम हिंदू महासभा संघ को मिक्स कर रहे हैं, साफ पता चल रहा है। सरदार पटेल आरएसएस को इतना देखिए, मैं अभी आज के मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। आज के मुद्दे पर हिंदू महासभा को संघ बना रही है, वन बाय वन। ओके, वन बाय वन। मेरे पास अब समय की कमी है, तो होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है सर। अगर हम अभी इतिहास में जाएंगे तो मुझे भी अगर 1 घंटे का कार्यक्रम कम से कम अभी और करना पड़ेगा। मैं इतने कम समय में इस लंबी चर्चा को मैं खत्म नहीं कर पाऊंगी। क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए अब बस एक एक करके सभी के गेस्ट के पास आ रही हूँ। ये विषय क्योंकि एड्रेस नहीं हो पाया, प्रेम कुमार जी, 75 साल की सीमा पर तो चलिए ठीक है, सबके अपने अपने ओपिनियन थे, लेकिन बीजेपी के भीतर जिस तरह से लीडरशिप को लेकर कि कौन उत्तराधिकारी होगा, मुझे इस पर आपका क्विक रिएक्शन चाहिए। देखिए, बीजेपी खुशनसीब पार्टी है कि उत्तराधिकारी को लेकर के कोई खुले में न दावा करता है और न कोई ऐसी बातचीत करता है। ये स्पष्ट रूप से जो भी बातें होती हैं अंदरूनी स्तर पर होती हैं, सूत्रों के हवाले से होती हैं, और लेकिन उत्तराधिकारी खोजा जा रहा है, ये इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बीजेपी उत्तराधिकारी खोज रही है। आरएसएस के मुख्यालय में उनका जाना एक महत्वपूर्ण बात है 11 साल बाद, और इसको हम लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के और उनके कमजोर होने से जोड़कर बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले न तो उत्तराधिकारी खोजे गए थे, चाहे बीजेपी अध्यक्ष के रूप में या मोदी जी के रूप में। हाल फिलहाल के कुछ वर्षों की बात करें जेपी नड्डा जी के ख्याल से, तो ये लगातार एक्सटेंशन बीजेपी में इससे पहले इस तरह से नहीं दिया गया। सही मायने में चुनाव आयोग अगर बीजेपी के इस संविधान को लेकर देखे तो उनकी मान्यता खतरे में पड़ सकती है बीजेपी की। इस तरह से एक्सटेंशन दिया गया है, ये भी बात है। तो हमें लगता है कि बीजेपी खुशनसीब है कि कोई ओपन में दावा भी नहीं कर रहा है और न तो एक दूसरे की मीमांसा कर रहा है। ठीक है, सुजाता जी, क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आपके पास आ रही हूँ, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, बीजेपी अपने भीतर अगर अगला चेहरा ढूंढने की दिशा में है तो अगर एक प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से देखें तो अच्छी बात है, इस पर तो विचार होना ही चाहिए, हर किसी को दूरदर्शी सोच वाला होना चाहिए। लेकिन संकट तो कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कई हैं लीडरशिप को लेकर। जो सवाल बार बार आपसे भी पूछा जाता है कि लगातार सूची में कितने चुनाव हार चुके हैं, एक के बाद एक के बाद, और लीडरशिप को लेकर क्या जो क्लैरिटी, कम से कम आपका ओपोनेंट कौन है आपके सामने और वो किस स्टाइल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस चूकती हुई दिखाई भी दी है और आगे भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल असहमत हूं आपकी बात से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात जनता तक पहुंचने ही नहीं दे रही है। आज का जो इकोसिस्टम है, जहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठकर अगर मीडिया को अपने हाथ में रखेंगे, जुडिशरी को अपने इन्फ्लुएंस करेंगे, तो कैसे जनता की बात होगी। और डेमोक्रेसी में यही होता है, और इसी कारण से आज आप देख रही हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस, इनको खुद ही नहीं पता कि इन्हें करना क्या है। इनके चीफ मिनिस्टर्स पूरे के पूरे बदले जाते, तो लीडरशिप कहां है? आप ऊपर के 2 लोगों को बदल दीजिए ना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता बिल्कुल क्लियरली हमारे सामने है। राहुल गांधी जी हमारे नेता है, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समर्थन। लेकिन सुजाता जी, देखिए, अभी आपने भी जब अपना वक्तव्य रखा तो आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पहले राहुल जी का नाम लिया कि राहुल जी हमारे नेता हैं, और उसके बाद आपने कहा कि अध्यक्ष का नाम तो फिर पहले आना चाहिए था ना। देखिए, राहुल जी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सांसद है ना, जैसे आपकी पार्टी के बाकी और सांसद हैं, बाकी 99 सांसद और हैं, वैसे ही एक सांसद हैं वो भी। आप गलत बात कह रही हैं ना।
आप गलत बात कह रही हैं, क्योंकि राहुल जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो अगर बने थे तो उनका तो नाम पहले आएगा ना, उनका नाम बाद में कैसे आ जाएगा? तो राहुल जी से पहले तो कांग्रेस की पूरी लेगेसी है कि और कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं। सुनिए नहीं, तो फिर बाकी अध्यक्षों का भी नाम गिनाइए। तो राहुल जी से पहले भी तो बहुत सारे अध्यक्ष रहे हैं। नहीं, आपने मुझे आज के नेता के बारे में पूछा, मैंने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अपने नेता का नाम बताया, और पॉलिटिकल नेता और संगठन के नेता दोनों का नाम आज हमारे सामने है। क्योंकि पॉलिटिकली जब हम बात करेंगे तो राहुल गांधी जी ही हमारे पॉलिटिकली नंबर 1 के नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संगठन के अध्यक्ष है, और राहुल जी उनके पहले अध्यक्ष बने थे, इसलिए उनका नाम पहले लिया जाना चाहिए भी, और ये जरूरी भी है। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आलोक वत्स जी, आप वैसे अपना ओपिनियन बड़ा खुलकर देते हैं, आज आप अपना ओपिनियन दे दीजिए। मोदी जी के बाद अगर अगली विरासत नहीं उत्तराधिकारी ज्यादा इस तरीके की बातें सुजाता जी से मत पूछिए, नहीं तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। मेरा ये कहना है कि इन लोगों को भूल हो रही है कि आरएसएस ने समय समय पर कांग्रेस का भी साथ दिया। इसका जीता जागता उदाहरण बांग्लादेश का वार है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री उस समय की इंदिरा गांधी जी के लिए कौन से शब्द के इस्तेमाल किए थे, और आरएसएस ने फुल बैक किया था हालांकि इस पर भी मतभेद है सर, इस पर भी मतभेद है, इसमें दोनों तरह के वर्जन है कि कहा था नहीं कहा था। अटल जी का जो बयान है, अटल जी ने जो पटल पर बोला था, क्या वो भी झूठ है? ऐसा नहीं है। तो वो बराबर। चलिए, मैं तो आपसे भविष्य का सवाल पूछ रही थी, लेकिन आप फिर इतिहास में चले गए। लेकिन खैर, देश में ये सिस्टम रहना चाहिए कि अब कोई अगर अपनी राय देना चाहे तो राय देने पर कुर्सी नहीं जानी चाहिए, कम से कम, चाहे वो बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, कम से कम। मेरे पास समय की कमी है, आलोक जी प्लीज। हाँ, संक्षेप में खत्म करिए। मेरा कहना है किशोर जी को कि ये उस जगह से आते हैं जहां पर बहुत मूवीज बनती हैं, तो फ्यूचर ऑफ इंडिया का एक मूवी बना दे कि कौन कौन प्रधानमंत्री होने वाला है और कौन कौन रिटायर होने वाला है। मुझे लगता है कि इनके पास इतना फंड आ जाएगा कलेक्शन में कि इनको फिर पार्टी के लिए कहीं से फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, मैं सर इतना मान सकती हूँ, सुजाता जी ने कम से कम अपनी राय तो जाहिर कर दी, आप राय भी जाहिर नहीं कर रहे हैं। मैं आपको 4 चेहरों में से एक नाम पूछ रही हूँ, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हिमंता बिस्वा शर्मा, आप उनमें से एक नाम नहीं बता रहे मुझे सर। मैं तो आपकी चॉइस पूछ रही हूँ, बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड भी नहीं पूछ रही। सुनिए, मियाँ जी दुबले क्यों शहर की चिंता से? अरे भाई, अपना पार्टी देखो कहाँ रसातल में जा रहा है, हमारे लिए चिंता कर रहा है। मेरा सवाल नहीं सुन रहे, मुझे लगता है शायद अभी आज आपकी दिलचस्पी नहीं है, आपने सवाल डक कर दिया है। ठीक है, चलिए, मेरे पास समय की कमी थी, लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। मैंने नहीं कुछ